हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSAAS अकेडमी। आज से हम देखने वाले हैं कि जो बजट 2021 और 22 आया हुआ है, इसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन्हीं पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लेंदी है, तो उन तमाम चीज़ों को हम नहीं देखने वाले। सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट पे भी हम फोकस करेंगे। ओके एवरीवन, तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और इसका देखते हैं कि पहला जो पेज है उस पर क्या क्या चीज़ को बारे में बात किया गया है। एग्जैक्ट पेज जो निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी वित्त मंत्री है, जो अपने भाषण पार्लियामेंट में जो भाषण दी थी, उन वही पेज यहाँ पे मैं उसी के ऊपर डील कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं कि आखिरकार इस बजट में क्या क्या किन किन मुद्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ओके एवरीवन, ये दो भाग में आने वाला है। भाग ए का वीडियो आज मैं अपलोड करूंगा और जैसे ही मेरे को समय मिलेगा तो आज शाम तक या कल आपको सेकेंड पार्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज रात तक आपको सेकेंड पार्ट का वीडियो मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट के ऊपर बात करें तो इसमें पहले पार्ट में है आपका 46 पेज और इसमें ज़्यादा कुछ दिया गया है, तो इसके ऊपर आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। साथ ही जो 6 पिलर के ऊपर बात किया गया है तो उस तमाम 6 पिलर के बारे में इसमें बात किया गया है और लास्ट में इसमें राजकोषीय स्थिति को दर्शा गया गया है। 6 पिलर इसमें आपको दिया गया है, तो इसके ऊपर बात किया गया है और राजकोषीय स्थिति के ऊपर भी बात किया गया है। सेकेंड पिलर के ऊपर हम कल बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, तो उसी तरह से कल 1 फरवरी 2021 था एंड देन कल बजट आ गया है हमारे इंडिया का। तो इसमें देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे विशेष ध्यान दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 पूरे विश्व के लिए ये एक महामारी का प्रकोप बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है भारत भी कोई इससे पीछा नहीं है। तो कोविड-19 के ऊपर पहले बात किया गया है और इंट्रोडक्शन पेज में फर्स्ट पे है कोविड-19 के बारे में दिया गया है। देन उसके बाद आपका 2020-21 में मंदी की गिरफ्त के ऊपर बात किया गया है कि किस तरह से मंदी रही है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। एंड 4 में लॉकडाउन अगर वो नहीं लगाते तो कितना ज़्यादा और ज़्यादा खतरा उठाना पड़ सकता था इंडिया को। इन मुद्दों के ऊपर भी बात किया गया है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 2.76 लाख करोड़ रुपए मूल्य की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना घोषित की है। पहली बात यह है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कितने करोड़ की है, तो वो आपके लिए जानना ये है कि 2.76 करोड़ इस पे खर्च की जाने वाली है। बस इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कुछ जानना है। ओके एवरीवन, पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे दूध हो गया, सब्जी हो गया, स्वास्थ्य, सफाई कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मांग है, तो इसके ऊपर भी बात किया गया है। ओके एवरीवन, तो अब 6 नंबर पॉइंट वहीं पे आप देख रहे होंगे कि जो माननीय सांसद सदस्य हैं और विधानसभा के सदस्य वो अपने वेतन का भी योगदान दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो भी ये जो सांसद है, जो MP MLA हैं, उन लोगों के वेतन में कटौती की गई है ताकि जो कोविड-19 का प्रकोप रहा है इंडिया में उस चीज़ से निकला जा सके, लड़ा जा सके। देन 7 नंबर पे बात किया गया है कि मई 2020 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की और ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज 01 था। ओके एवरीवन, अब इसको आगे बढ़ा करके किस तरह से गवर्नमेंट की है तो उसके ऊपर बात किया गया है। अभी आपका आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 और 3.0 आ गया है। देन रिजर्व बैंक के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, जो भी वर्क किए जा रहे हैं, जो भी पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसको आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर ही रखा गया है। आप यहाँ से देख रहे होंगे। फिर उसके बाद 8 नंबर पॉइंट मुझे कुछ खास नहीं लगता है तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद 9 पे भी आप देख रहे होंगे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में ही बात किया गया है और इसमें कुछ खास योजनाओं के ऊपर डील नहीं किया गया है। लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना होगा कृषि और श्रम सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण का निजीकरण करना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। देन उसके बाद इसमें बात किया गया है कि फेसलेस आयकर निर्धारण, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एंड वित्तीय समावेशन, इन सब मुद्दे के ऊपर बात किया गया है। 10 नंबर पॉइंट में बात किया गया है कि भारत के पास अभी जो कोविड-19 से लड़ने के लिए 2 वैक्सीन उपलब्ध हो चुके हैं हमारे इंडिया में, तो इसके ऊपर भी बात किया गया है। ओके एवरीवन,
देन उसके बाद देखते हैं कि 11 नंबर पे क्या है। तो प्रधानमंत्री ने हमारे वैज्ञानिकों को श्रेय और धन्यवाद दिया है, बस वो है। उसके बाद कोविड-19 के विरुद्ध महामारी लड़ाई 2021 में भी जारी रहेगी, इसके ऊपर बात किया गया 12 नंबर पॉइंट पे। 13 नंबर पॉइंट पे 2 विश्व युद्धों के पश्चात घटित हुआ है, वो उन्होंने विश्व युद्ध से थोड़ी सी यहाँ से बात की है कि दुनिया कैसे राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को किस तरह से अपने आप को बदल रहा है। और सही मायने में अगर कहा जाए तो भारत की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस पूरे विश्व में, तो इसके ऊपर बात किया गया। देन उसके बाद जो उन्होंने एक बात कही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। वो पंक्ति है कि विश्वास वह चिड़िया है जो प्रकाश की अनुभूति करती है और तब गाती है जब भोर में अंधेरा बना ही रहता है। इसके ऊपर उन्होंने ये पंक्ति की लाइन की शुरुआत की जो काफ़ी पॉजिटिव पंक्ति है, और ये आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की नाम दे दे और 4 और लोगों के नाम दे दे, 3 और लोगों का नाम दे दे, और ये पूछ दे कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपके पास याद होना चाहिए, और ये पंक्ति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अपने पेज, अपने नोटबुक, सब कहीं भी जहाँ मन करे वहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 14 नंबर पॉइंट क्या है। तो मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। टीम इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया में जीत हुआ है उसकी उन्होंने सराहना की है सीतारमन जी ने। उसके बाद जो मृत्यु दर है उस चीज़ के ऊपर बात किया गया है 13 नंबर पॉइंट पे। 16 नंबर पॉइंट मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। 17 नंबर पॉइंट 3 बार ऐसा हुआ जब अर्थव्यवस्था में संकुचन के बाद, मतलब ये कुछ ज़्यादा कुछ खास मुझे नहीं लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 18 पे आ गया हूँ, ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। लेकिन पॉइंट नंबर 19 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मुझे लगता है कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपको MCQ फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पहली बात आपको याद ये रखनी है कि 2021 इंपॉर्टेंट किस लिए होगा, क्योंकि आज़ादी का 75 वर्ष हो चुका है। ओके, इसलिए आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि भारत में गोवा का विलय का 60वां वर्ष हो चुका है। गोवा जब भारत में विलय हुआ है उसका 60 वर्ष हो चुका है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का 50 वर्ष हो चुका है। पॉइंट नंबर 1, आज़ादी का 75 वर्ष, गोवा का विलय हुए भारत में 60 वर्ष, और भारत पाकिस्तान को जो वॉर हुआ था 1971 में उसका 50 साल हो चुका है। भारत स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का वर्ष होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जानते हैं कि प्रत्येक 10 साल के बाद भारत में जनगणना होता है। ठीक है, अभी आपका 7वां जो जनगणना था वो 2010 वाली थी, अब 2011 वाली थी, सॉरी। देन अभी जो 2021 में जनगणना होगी वो 8वीं जनगणना होने वाली है हमारे इंडिया में, जो 2021 का होने वाला है। देन उसके बाद भारत में ब्रिक्स में भारत के सभापतित्व का वर्ष होगा। हम लोग सभापति का रोल निभा सकते हैं ब्रिक्स में। साथ ही चंद्रयान 3 मिशन को भी लॉन्च करने की बात की जा रही है 2021 में। फिर हरिद्वार में महाकुंभ मनाया जाएगा, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो पॉइंट नंबर 19 है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें MCQ भर के बन सकते हैं इस पॉइंट से, लेकिन 20 नंबर पॉइंट से मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई MCQ बनने लायक यहाँ पे बात की गई है। अब शुरू करते हैं ओरिजिनल में पार्ट 1 का A। ओके एवरीवन, आर यू रेडी? ये जो आप देख रहे होंगे ना, ये आपके मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। देन उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो 6 स्तंभ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम अब बात करते हैं कि जो 6 स्तंभ वो कौन कौन से हैं। 6 स्तंभ कौन कौन से हैं, 6 पिलर कौन कौन से हैं, इसके ऊपर हम देख लेते हैं। पहला पिलर है कि स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा पिलर है आपका भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, ये दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है आपका आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा जो पिलर है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार। पांचवा जो पिलर है नव परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास। जो छठा पिलर है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इसके ऊपर बात किया गया है। तो 6 पिलर है, इस 6 पिलर को आप याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो कोटेशन है, जो वाक्य है, जो पंक्ति है, उसे याद रखिएगा।
जो मैंने आपको बताया कि गोवा का आज़ाद हुए कितने टाइम हो चुका है, विलय हुए कितने टाइम हो चुका है, भारत की आज़ादी का कितना वर्ष हो चुका है, कौन सा हम लोग सेंसस मनाने वाले हैं, चंद्रयान 3 कब लॉन्च होने वाली है, इन तमाम मुद्दे के ऊपर जो बात किया उसको आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए शुरू करते हैं। पिलर नंबर 1 स्वास्थ्य और कल्याण। इसमें बस मैं ये कह सकता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सल होने वाला है। जिस तरह से आपने देखा था कि आयुष्मान भारत आया, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन आया था, देन उसी तरह से स्वास्थ्य कल्याण के लिए एक बहुत ही बड़ी योजना लॉन्च की गई है इस साल इस गवर्नमेंट के द्वारा, और वो है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। ये आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। पहली बात ये है कि ये जो योजना होने वाली है वो केंद्र प्रायोजित योजना होगी। कोई भी योजना 3 तरह की हो सकती है, या तो वो स्टेट के द्वारा बनाया गया हो योजना, तो ये स्टेट प्रायोजित योजना होगी। केंद्र सरकार अगर उस योजना को बनाती है और टोटली अपना खर्च केंद्र सरकार ही उस योजना पे करती है, तो वो सेंट्रल स्पॉन्सर यानी कि केंद्र प्रायोजित स्कीम होता है, जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के वर्क करती है और कोई स्कीम बनाती है और उस पर खर्च करती है सेंटर के द्वारा और स्टेट के द्वारा भी खर्च किया जाता है, तो उसको केंद्रीय प्रायोजित योजना कहा जाता है। तो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना भी आपका केंद्रीय प्रायोजित योजना है। पहली बात ये है, इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो 6 वर्ष तक के लिए होगा। ओके एवरीवन, ये जो आत्मनिर्भर भारत है, इसका जो इम्पोर्टेंट की फीचर्स क्या है, तो उसमें ये है कि ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों तरह की स्वास्थ्य प्रणालियों की देखभाल ये करने वाला है। कौन? आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो आया हुआ था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसमें सिर्फ द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को ही इंक्लूड किया गया था, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर को हटा दिया गया था। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना आई है, उसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों को इंक्लूड इसमें कर दिया गया है। इसका फीचर्स क्या होने वाला है, मुख्य पहल क्या है, इसके ऊपर हम देखते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपके 5 से 6 इसके की पॉइंट है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि इसमें वेलनेस केंद्र बनाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में अलग, शहरी क्षेत्र में अलग। कितना है वो आप एक बार देख लीजिएगा, 17,788 ग्रामीण क्षेत्र में बनाया जाएगा और शहरी क्षेत्र में 11,024 आपके स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र बनाए जाएंगे। बी नंबर पॉइंट कहता है कि जितने भी प्रयोगशाला हैं उसको एक साथ एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला बना दिया जाएगा और इसको ब्लॉक स्तर पर स्थापित करने की बात की जाएगी। सी नंबर पॉइंट कह रहा है कि जो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है उसको ब्लॉक में ही स्थापित किया जाएगा। ओके एवरीवन, उसके बाद राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाए जाएंगे और ये 5 जगहों पे इसको स्थापित करने की बात की जा रही है। तो 5 क्षेत्रीय शाखा होगी और 20 महानगरों में जो स्वास्थ्य निगरानी इकाई है उसको और सुदृढ़ करने की बात की जा रही है। उसके बाद एक पोर्टल का भी निर्माण किया गया है, जिस पोर्टल का नाम होगा एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल। इसको सभी राज्यों और संघों में भी स्थापित करने की बात की जा रही है और इसका काम क्या होगा कि जितने भी लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला है उसको एक जगह से जोड़ना। ओके एवरीवन, तो ये इसका फीचर्स है आपका प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का। तो ये इसका फीचर्स है, की पॉइंट है, इसको हम देख रहे हैं। साथ ही इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो कनेक्टिविटी है उसको बनाने के लिए भी इसमें बात की जा रही है कि 17 नई लोक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू करने की बात की गई है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है कि 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र खोले जाएंगे। इसमें याद ये रखना है कि 15 आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र है, ना कि हॉस्पिटल है, और 2 मोबाइल अस्पताल की स्थापना की जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों में अंतर, यहाँ पे अस्पताल है और वहाँ पे ऑपरेशन केंद्र है। तो ऑपरेशन केंद्र 15 खोले जाएंगे और मोबाइल अस्पताल आपके 2 खोले जाएंगे। वन हेल्थ जो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म है, इसके लिए भी इसमें वर्क किया जा रहा है। उसके बाद पोषण के ऊपर बात करते हैं, ये भी आपका फीचर्स है उस योजना का। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो संपूर्ण पोषण कार्यक्रम है और पोषण अभियान है उसको विलय कर दिया गया है आपका मिशन पोषण 2.0 में। ओके एवरीवन, जो संपूर्ण पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान है इसका विलय किया गया है मिशन पोषण 2.0 में। ओके, देन उसके बाद जल आपूर्ति के लिए बात किया जा रहा है। तो जल आपूर्ति में जल जीवन मिशन जो शहरी है उसको लॉन्च किया गया है और इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली
2.86 करोड़ जो नल होंगे, घरों में नल की स्थापना की जाएगी, और 500 अमृत शहरों में तरल अवशिष्ट प्रबंधन की भी व्यवस्था की जाएगी। तो इसे आपको याद रखना है। देन उसके बाद इस पे खर्च कितना किया जाएगा, तो 2,87,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे अगले 5 वर्षों में। ओके एवरीवन। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत जो पहल है, इसमें भी बात किया गया है। तो इसमें आप देख रहे होंगे स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत कैसे रह सकता है, जब जो भी कचरा है, ठीक है, उसका अच्छे से प्रबंधन हो, जो भी अवशिष्ट है उसका अच्छे से प्रबंधन हो, यानी कि अवशिष्ट जल संशोधन हो, कचरे के स्रोत का पृथक्करण किया जाए, प्लास्टिक जो यूज़ करते हैं रोज़मर्रा के लाइफ में उसको कम किया जाए, जो भी ऐसे पदार्थ है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, सही नहीं है, उन सब चीज़ों को हटाया जाएगा। इसके ऊपर बात किया गया है। उसके जगह पे आपका बायो उपचार का यूज़ किया जाएगा, जिससे ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इसको कार्यान्वित किया जा सके। तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से लेकर 2026 तक की अवधि के लिए, यानी कि 5 वर्षों के लिए, स्वच्छ भारत मिशन 2 के 5 वर्षों के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1,41,648 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसके ऊपर बात किया गया है। और ये जो पॉइंट है आपका पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी होता है, वहाँ से भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन है 2.0, जो 5 वर्षों में 1,41,678 रुपये खर्च किए जाएंगे। उसके बाद स्वच्छ वायु के ऊपर बात किया गया है। आप सभी जानते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको जो ये स्वच्छ ऑक्सीजन जो मिल रहा है उसकी कीमत आपको वहाँ पे पता चलती है, जो नेचर आपको फ्री में प्रोवाइड करवाती है। ओके एवरीवन। तो इसके ऊपर भी बात किया गया है। और देन स्क्रैपिंग नीति। स्क्रैपिंग नीति क्या है, तो इसमें क्या है कि जो भी वाहन होते हैं, आप देखते होंगे कि आप रोड से जा रहे हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर नीति लाया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसके ऊपर बात किया गया है कि स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई है 2021 और 22 के बजट में। ओके एवरीवन। इसमें क्या होगा कि जो व्यक्तिगत वाहन है, जो पर्सनल यूज़ के लिए वाहन है, उसका जो टाइमलाइन दिया गया है कि 20 साल, आप 20 साल यूज़ कर लिए हैं, तो देन उसको आप वाहन का और उसका फिटनेस चेक करवाइए कि वो चलने लायक है भी कि नहीं है। अगर वही कोई वाणिज्यिक वाहन है जिससे माल की ढुलाई हो रही है, तो उन वाहन के लिए 15 साल दिया गया है कि आप जाइए भाई, उसका फिटनेस सेंटर पे लेके जाइए, जांच करवाइए कि ये चलने लायक है भी या नहीं है। ठीक है एवरीवन। इससे क्या होगा कि आपके पर्यावरण, जो हमारा पर्यावरण है वो शुद्ध रहेगा। वहाँ पे CO2 की जो मात्रा इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, नॉक्स की मात्रा जो बढ़ रही है, वो कम किया जा सकता है इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं। वैक्सीनेशन के ऊपर बात किया गया है। आप सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल करवाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देन उसके बाद न्यूमोकोकल कोल, यहाँ पे कोल लिखा हुआ है लेकिन न्यूमोकोकल नाम की एक वैक्सीन है। ओके एवरीवन। जो ये 5 ही राज्य में अभी तक अवेलेबल था, और इसमें बाल मृत्यु दर को रोके जाने की ये वैक्सीन थी कि जब बच्चा बाल मृत्यु से ग्रसित होता है तो उस समय उसको रोके जाने के लिए ये न्यूरोकोकल वैक्सीन लाया गया था, और ये 5 राज्य में ही अवेलेबल थी। तो ये कहा जा रहा है कि अब इसको पूरे राज्यों में भी लाए जाने की बात की जा रही है, जिससे क्या होगा कि 50,000 जो बच्चे प्रति साल जो बाल मृत्यु से मर जाते हैं उनको रोका जा सके। उसके बाद पॉइंट नंबर 38 में यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2020 और 22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। तो कोविड-19 आप सभी जानते हैं वैक्सीनेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने बात की। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इस वर्ष के बजट में 94,452 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ओके एवरीवन। भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, ये पिलर नंबर 2 के ऊपर बात कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि आत्मनिर्भर जो भारत पैकेज है उसमें उत्पादन से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजना है उसके ऊपर बात किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया 5 ट्रिलियन US डॉलर के बराबर अपनी अर्थव्यवस्था को लाना चाह रही है 2024 तक। ठीक है, तो इसके ऊपर बात किया गया है। देन और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो हम देख लेते हैं। कपड़ा उद्योग के ऊपर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है वो दिया गया है। साथ ही आपको इसमें क्या किया गया है कि मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्र की एक योजना लॉन्च की जाएगी। तो कौन सी योजना लाई जाएगी, तो मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क आपकी योजना लाई जाएगी। 7
7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे 3 वर्षों में। तो इसको आपको याद रखना है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कितने टेक्सटाइल पार्क अभी स्थापित किए जा रहे हैं। ओके एवरीवन। और संरचना में राष्ट्रीय और संरचना पाइपलाइन की जो घोषणा 2019 में की गई थी, उसी परियोजना को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात की गई है। उसके बाद NIP एक विशिष्ट लक्ष्य है, और NIP को बढ़ाने के लिए 3 तरह के ठोस कदम को उठाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर बात किया गया है। उसके बाद संस्थागत संरचना का विकास किया जाएगा। पहला ये है कि ये ठोस कदम 3 कौन कौन से हैं, तो पहला है संस्थागत संरचना करेंगे। दूसरा ये कहते हैं कि अस्थियों के मुद्रीकरण करेंगे, और तीसरा ये है केंद्रीय और राज्य बजट में पूंजीगत व्यय के हिस्सों की बढ़ोतरी करेंगे। ओके एवरीवन। अब हम देखने वाले हैं पेज नंबर 15। इसमें हम बात कर रहे हैं और संरचना वित्त पोषण, इसमें है वित्तीय विकास वित्तीय संस्थान के ऊपर बात किया गया है। और इसमें आपको जो ध्यान देने वाला है, इसमें क्या कहा गया है कि DFI को स्थापित किया जाएगा। देन ये बस इतना जान लीजिए कि जो विकास वित्तीय संस्थान है उसके माध्यम से DFI को स्थापित किया जाएगा। ओके एवरीवन। देन उसके बाद पोर्टफोलियो निवेशक, आप जानते हैं कि FDI और FII होता है, इन सब चीज़ों में भी सुधार करने की बात की जा रही है, ताकि हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट है वो और तेज़ी से बढ़ाया जा सके। ठीक है। उसके बाद ब्राउनफील्ड, आप देख रहे होंगे ब्राउनफील्ड अवसंरचना और ग्रीनफील्ड अवसंरचना होता है। तो ब्राउनफील्ड अवसंरचना और ग्रीन, देखिए अवसंरचना 2 तरह की होती है, एक ब्राउन होती है, ग्रीन होती है। तो ब्राउन वो वाली होती है जहाँ पे कुछ बना हुआ है और देन उसी को फिर से रीजनरेट किया जाता है, तो ब्राउन होता है। ग्रीनफील्ड वो होता है जहाँ पे कोई ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ है और वहाँ पे नए सिरे से कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्रीज स्थापित की जा रही है, वो ग्रीन फील्ड और संरचना में आती है। तो ब्राउन फील्ड और संरचना की इसमें बात की गई है, और इसके लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन भी लॉन्च की जाएगी। तो ये आपका बात किया गया है। देन उसके बाद आप देख रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारतीय रेलवे के ऊपर बात किया गया है, विमानपत्तनों के ऊपर बात किया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप घन नंबर पॉइंट देख रहे होंगे। तो इसमें Tier 1 Tier 2 शहरों में AI विमानपत्तन की स्थापना की जाएगी। देन उसके बाद कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, पूंजीगत बजट में वृद्धि। इसमें क्या है, ये कौन सा फीचर्स है इसमें, तो इसमें आप देखिए वो क्या कहती है कि मैं पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि का प्रस्ताव करती हूँ, और इस प्रकार 5.54 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए। 2020-21 के बजट अनुमान से 34% अधिक है। ओके एवरीवन। उसके बाद कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। सड़क और राजमार्ग, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़क और भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि भारतमाला परियोजना क्या है। ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा 11,000 किलोमीटर को पूर्ण करेंगी, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद 51 नंबर पॉइंट जो है इसमें कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य में 35,000 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। कहाँ? तमिलनाडु में। उसके बाद मदुरई और कोल्लम कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। देन उसके बाद चित्तूर और थैरचूर कॉरिडोर भी शामिल है, जो ये इसकी शुरुआत की जाएगी। उसके बाद केरल में मुंबई और कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 600 किलोमीटर की कनेक्टिविटी की जाएगी। तो इसको आप पढ़िएगा, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की है नहीं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि स्टेट एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे आपको ये पूछ सकता है स्टेट स्पेसिफिक। असम का जो पीसीएस होता है वहाँ से आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद फ्लैगशिप कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, इसके ऊपर बात किया गया है। मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मतलब इतने करोड़ रुपए को वो उसके व्यय को बढ़ा दी हैं, 1,18,101 करोड़ रुपए को बढ़ाई हैं, जिसे पूंजी के लिए 1,08,230 करोड़ रुपए हैं, अब तक का सर्वाधिक है। ओके। रेलवे अवसंरचना के ऊपर बात किया गया है, और आज तक का सबसे बड़ा रेलवे अवसंरचना के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है इस साल के बजट में। तो राष्ट्रीय रेल योजना 2023 तैयार की गई है। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय रेल योजना कौन सी तैयार की गई, तो 2030 तैयार की गई है। ओके एवरीवन। देन उसके बाद 55 नंबर पॉइंट में मेक इन इंडिया के ऊपर बात किया गया है, और यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्टार पॉइंट है। तो मेकिंग इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा। देन उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, मैं उसके ऊपर बात कर लूँ। उसके बाद ये है कि जो खड़गपुर से विजयवाड़ा तक की पूर्वी तट का जो कॉरिडोर है, और भुसावल से जो खड़गपुर का से दानकुनी तक का जो कॉरिडोर है, इन तमाम कॉरिडोर के ऊपर बात किया गया है, और ये प्रथम चरण में बनाए जाएंगे। तो ये आप देख रहे होंगे, जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, इसको प्रथम चरण में ही इसको बनाए जाने की बात की जा रही है। उसके बाद विद्युतीकृत ब्रॉडगेज की बात की गई है, जिसमें ब्रॉडगेज
रूटों का 100% विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक की जाने की बात की गई है। देन उसके बाद यात्रियों की बेहतर यात्रा करने के लिए विस्टाडोम LHB कोच की स्थापना की जाएगी। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, तो रेलवे के लिए लगभग 1,10,55 करोड़ रुपए का ये शुरुआत दिया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा है। शहरी और संरचना में क्या बात किया गया है, तो शहरी और संरचना के लिए एक नई योजना को लॉन्च किया गया है और उस योजना को चलाने के लिए आपके योजना के लिए 20,000 से भी अधिक बसों के लिए वित्त पोषण किया गया है। देन उसके बाद क्या है कि जो परंपरागत मेट्रो रेल है उसके प्रचलन को भी और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर भी बात किया गया है। उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। अब उसके बाद 61 पे पॉइंट नंबर है, इसमें कुछ खास ज़्यादा तो है नहीं। आगे बढ़ते रहते हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की शुरुआत की गई है, तो इसे आपको याद रखना है। ये राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की शुरुआत की गई है आपके इस बजट में। देन उसके बाद इसके लिए ग्रीन पावर स्रोतों को भी बढ़ाया जाएगा जो हाइड्रोजन से चलने वाली है। ओके एवरीवन। देन उसके बाद कौन कौन से और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो पतन, नौवाहन और जल मार्ग, जो भी आप एग्जाम देंगे स्टेट PCS के लिए वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप देख लेते हैं, भारत में मर्चेंट शिप को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है। देन उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 अधिनियम को भी लाया गया है, जो हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा इसको लागू किया गया था। गुजरात के अलंग में स्थित लगभग 90 शिप रिसाइकलिंग यार्ड को पहले से ही HKC अनुपालन सर्किट बनाया गया है, तो इसके ऊपर भी बात किया गया है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, उज्ज्वल स्कीम, जिसका 8 करोड़ परिवार, जो उज्ज्वला स्कीम आई थी 8 करोड़ परिवार उससे लाभान्वित हुए थे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बात किया गया है। देन उसके बाद 3 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से कितने और जिलों को जोड़ा जाएगा, तो 100। तो ये आपको याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत की जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। देन उसके बाद गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेशन की भी गठन किया गया है, तो इसके ऊपर बात किया गया है। वित्तीय पूंजी सेबी एक्ट 2019 सॉरी जो सेबी एक्ट है 1992 और डिपॉजिट एक्ट 1996, जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है 1956 और गवर्नेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007, इन सभी को क्या किया गया है कि समावेशित किया गया है, समेकित किया गया है और सांकेतिक एकल सिक्योरिटी मार्केट कोड तैयार किया गया, यानी कि सभी को मर्ज कर दिया गया है। और देन इसके बाद एक संयुक्त यानी कि युक्ति संगत एकल सिक्योरिटी मार्केट कोड बनाया गया है। देन उसके बाद है आपका विश्व स्तरीय फिनटेक हब भी विकसित की जाएगी। उसके बाद सोने के विनिमय को विनियमित किया जाएगा और सेबी इसका नियामक होगा, रेगुलेटर होगा, तो इसके ऊपर भी बात किया गया है। और क्या है खास वो देख लेते हैं। देन उसके बाद वित्तीय निवेश के अधिकार के रूप में इन्वेस्टर चार्टर को लागू करेंगी। उसके बाद बीमा क्षेत्र में FDI को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद स्वामित्व स्कीम की शुरुआत की गई है। ये क्या करेगा कि गोवा में जो संपत्ति के मालिक हैं उनको स्वामित्व ये प्राप्त करवाएगा ये स्कीम। ठीक है, उसके बाद कृषि ऋण के लक्ष्य को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, ग्रामीण और संरचना के विकास को बढ़ाया गया है। तो नबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए से एक माइक्रो डाइग्रेशन फंड स्थापित किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की स्थापना की गई है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। 38 नंबर पेज पे पहुँच गए हैं। पहली बार यहाँ देख रहे हो विश्व भर में पहली बार नाबो और प्लेटफॉर्मों पे काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया गया है इस स्कीम में। ओके एवरीवन, महिलाओं को सभी श्रेणी में काम करने की इजाज़त होगी और वे नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी, इसके ऊपर भी बात किया गया है। उसके बाद वित्तीय समावेशन में देख रहे होंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए चलाई गई है एक योजना जिसका नाम है, एक स्कीम चलाई गई है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके लिए चलाई गई है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चलाई गई है। मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25% से कम करके 15% कर दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 40 पे है हम लोग, मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन।
यानी कि पिलर नंबर 4 पे हैं। इसमें क्या है कि विद्यालय में जो शिक्षा प्रणाली है उसको और ज़्यादा कैसे इन्हेंस किया जाए उसके ऊपर बात किया गया है। और गैर सरकारी संगठन, निजी स्कूलों और राज्यों के साथ जो भागीदारी में है नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे, इसके ऊपर बात किया गया है। उच्च शिक्षा के ऊपर कैसे बढ़ाया जा सके उसके ऊपर बात किया गया है। जो भारतीय उच्च शिक्षा है उसको गठित करने की बात भी की गई है। उसके बाद शिक्षा के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दिया गया और देन उसमें ये कहता है कि लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में आपको लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है एवरीवन। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए भी इसमें वर्क किया जा रहा है, जिसमें 750 एकलव्य मॉडल स्कूल चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दो तीन पॉइंटें जो रह गई है जिसके ऊपर हमने बात नहीं किया है, तो वो पॉइंट ये है कि जो इस साल जो 2021 में जनगणना होगी वो डिजिटल जनगणना होगी और इस साल के बजट को भी डिजिटल बजट कहा जा रहा है। तो डिजिटल बजट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित टैबलेट का यूज़ किया है, किसी तरह का कोई भी इसमें पेज का यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसको डिजिटल बजट कहा जा रहा है। और देन डिजिटल जनगणना भी किया जाएगा। ओके एवरीवन, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, रिव्यू कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।